हेलो डियर स्कॉलर। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम फार्माकोलॉजी थर्ड बीफॉर्म 6 सेमेस्टर। आपका यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है जो कि है कार्बोनेटिव। तो आज हम देखेंगे कार्बोनेटिव के बारे में ना। देखो कार्बोनेटिव की अगर हम बात करें थोड़ा सा हम हिस्ट्री की बात करें तो कार्बोनेटिव बहुत ही ट्रेडिशनल वर्ड है ना। ट्रेडिशनल वर्ड इसलिए है क्योंकि हम जो इंडियन कल्चर है, हमारा इंडियन फूड है, जो हमारे पास मसाले हैं सब्जियों में डालने वाले, उनकी मोस्टली कार्बोनेटिव एक्टिविटी देखी गई है, स्पेशली इंडियन फूड में। ठीक है, चाहे वो जो मसाले हों, आपके गरम मसाले हैं बहुत सारे ना, जैसे आपका धनिया है, हींग है, काली मिर्च है, अजवाइन है और आपका है, लौंग है। तो इनके अंदर क्या है, कार्बोनेटिव एक्टिविटी है। ठीक है, तो एज अमूमन देखा गया है कि हमें एलोपैथिक मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है क्योंकि हम अपने डाइट से ही पर डे कार्बोनेटिव को ले रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत कहाँ पे आती है, जब आपके बॉडी में फ्लैटुलेंस या फिर जीआईटी संबंधी दिक्कतें हमारे डाइट से नहीं सही हो रही हैं, एक्सेसिव हो गई हैं, या फिर किसी दवाई की वजह से दिक्कत आ रही है, या फिर कोई आपकी डिजीज इंड्यूस्ड है कि भाई आपको पेट में कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया, उसकी वजह से आपका खाना कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है और जो गैस बननी है एक्सपेल आउट नहीं हो पा रही, उस केस में हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, अगर हम डिफाइन करने की बात करें कार्बोनेटिव क्या होते हैं, तो दीज आर ड्रग यूज टू एक्सपेल गैस फ्रॉम स्टमक और इंटेस्टाइन। ठीक है, कार्बोनेटिव का मतलब होता है ऐसी दवाइयां जो गैस बन रही है आपके बॉडी में, उसको बाहर निकालते हैं ना। गैस बनती रहेगी तो क्या होगा भाई, ऊपर चढ़ेगी, डकारें आएंगी, पेट फूलने लगेगा ना। तो वही होता है कार्बोनेटिव, जो हमारी दवाइयां उसको खत्म करती हैं। एक्सपेल गैस फ्रॉम स्टमक और इंटेस्टाइन इन ट्रीटमेंट ऑफ फ्लैटुलेंस और कोलिक। फ्लैटुलेंस का मतलब होता है पेट फूलना, जब बहुत ज़्यादा पेट फूलने लगता है। एब्सोल्युटली जब आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और गैस बन रही है लेकिन पास नहीं हो रही है ना, एक्सपेल आउट नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं फ्लैटुलेंस की दिक्कत आएगी। कोलिक, आपकी एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स की दिक्कत आ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ड्रग आर कार्बोनेटिव वोलाटाइल आयल्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ड्रग है कार्बोनेटिव वोलाटाइल आयल्स, मोस्टली वोलाटाइल आयल्स ही होते हैं। द एक्ट माइल्ड स्टिमुलेशन देयर बाई इंक्रीज जीआईटी मोटिलिटी। ठीक है, थोड़ा सा हम प्रयास करने के समझने का। जीआईटी मोटिलिटी एंड कॉज रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स हमारे एक रिंग शेप्ड मसल्स होती है जो कि स्टमक में ही मिलती है और आपके इंटेस्टाइन में भी होती है, जो आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल होती है, रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, स्फिंक्टर अगर रिलैक्स होगा तभी आपकी जो गैस है वो एक्सपेल आउट हो पाएगी। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो आपकी गैस पास नहीं होगी, एक्सपेल नहीं हो पाएगी ना। तो जो कार्बोनेटिव है, हमारी दवाइयाँ क्या करती हैं, जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज कर देती हैं। दिस इज, थोड़ा समझना, जीआई मोटिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे आपने खाना लिया, ये मान लेते हैं आपका मुंह है, आपने खाना लिया, ओरल कैविटी में आया, ईसोफेगस में आया, स्टमक में आया, इंटेस्टाइन में आया। तो ये पूरी प्रोसेस चल रही है, इसको बोलते हैं जीआई मोटिलिटी। ये जो पूरी प्रोसेस हमारी जीआई मोटिलिटी है। अगर ऐसा हो जाए, हमने खाना खाया और मुंह में ही रखा हुआ है, वो ना ही ईसोफेगस में पहुंच रहा है, ना ही स्टमक में पहुंच रहा है, ना ही वो इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है, ना ही वेस्टेज बन के बाहर निकल रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी भाई ना। ना ही हमें भूख लगेगी, ना ही गैस एक्सपेल आउट होगी, ना ही हमारा डाइजेशन प्रॉपर हो पाएगा। तो उसको बोलते हैं हम जीआई मोटिलिटी। मतलब जो हम खाना खा रहे हैं वो मूवमेंट हो, नीचे की तरफ जाए, दिस इज जीआई मोटिलिटी एंड कॉज रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स आपके यहाँ पे भी होते हैं, स्टमक में भी होते हैं और इंटेस्टाइन में होते हैं। स्फिंक्टर्स अगर आपके रिलैक्स नहीं होंगे तो गैस पास नहीं होगी भाई। ठीक है, स्टमक में आपका खाना गया हो, गैस बननी, तो आंसर है आपके वो रिलैक्स होंगे तभी तो गैस नीचे जाएगी ना, स्टमक से नीचे जाएगी, ओपन होगा, नीचे पहुंचेगी, फिर इंटेस्टाइन तक पहुंच गई गैस। अब जब वहां पे रिलैक्सेशन होगा, ओपन हो जाएगा, तो नीचे पास हो जाएगी रेक्टम के थ्रू ना। तो ये प्रोसेस है। तो स्फिंक्टर का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है और जीआई मोटिलिटी का होना बहुत जरूरी है इन केस ऑफ कार्बोनेटिव ड्रग्स। अब देखो क्या है भाई, अगला पॉइंट हमारा, इंडियन फूड कंटेन एनफ कार्बोनेटिव इन फॉर्म ऑफ वेरियस स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। आपको मैंने पहले ही बता दिया, बहुत सारे हमारे पास मसाले होते हैं इंडियन फूड में जिनमें अपने आप में एक अच्छी कार्बोनेटिव एक्टिविटी होती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें कार्बोनेटिव की, तो हमारे पास है कार्डमोम, मतलब इलायची, जिंजर, अदरक, फेनिल, सौंफ, असाफोटिडा मतलब हींग। हींग आपने सुना होगा बहुत अच्छे से, सब लोग जानते होंगे। जो हींग की एक्टिविटी है, असाफोटिडा की बहुत अच्छी एक्टिविटी है। मतलब अगर हम बात करें इंडियन कल्चर में, इंडियन फूड प्रोसेस में,
तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे भारत में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हींग का उपयोग ना करता हो। ठीक है, तो हींग की जो एक्टिविटी है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है कार्बोनेटिव के केस में। ऐसे भी घर पे भी बोला जाता है कि आपका पेट दर्द हो रहा है तो आप थोड़ा सा हींग खा लीजिए गुनगुने पानी से और आपका पेट दर्द सही हो जाएगा ना, गैस आपकी एक्सपेल आउट हो जाएगी। तो हींग बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसके बाद आपका सिनेमन है, क्लोव, क्लोव आप जानते होंगे ना, यूजिना कैरोफाइलस लॉन्ग जिसको बोलते हैं, कोरिएंडर धनिया, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट्स हैं, और उसके बाद डाई मिथाइल पॉलीसिलोक्सोन, डाइमिथाइल पॉलीसिलोक्सोन, ये भी आपका बहुत अच्छा कार्बोनेटिव की तरह काम करता है। अब बात करें जो कार्बोनेटिव है हमारे, उनका यूज क्यों करना है, इंपॉर्टेंस क्या है उनका, इंडिकेशंस क्या है। अगर हम बोले इंडिकेशन या फिर यूज, दोनों में बात वही है। अगर हम इंडिकेशंस की बात करें तो मैंने पहले ही बोला कि आपको जो गैस बननी है उसको बाहर निकालना है ना, सबसे बड़ा यूज तो वही है कि उसको गैस को एक्सपेल आउट कर देना है। तो हम पेप्टिक अल्सर में यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिस्पेप्सिया में यूज कर सकते हैं, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में यूज कर सकते हैं, जीआईटी में ट्यूमर हो जाए। देखो जीआईटी ट्यूमर एंड कैंसर, ये इस कंडीशन में होता है लाइक किसी पर्सन को जीआईटी में ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, फिर और कोई दिक्कत हो गई, उसकी वजह से गैस बनने लगी, तो उस केस में हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अगर आप कहोगे जीआईटी ट्यूमर में हम इसका यूज करेंगे, तो ऐसा नहीं है। इनडायरेक्टली जो बीमारी की वजह से आपका गैस एक्सपेल आउट नहीं हो पा रही है, एक्सेसिव फॉर्मेशन हो रहा है, रिलीज नहीं हो पा रही है, उस केस को सिम्टोमेटिक रिलीफ दिलाने के लिए हम कार्बोनेटिव यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब जो इसका लास्ट यूज है फीलिंग वेलबींग, बहुत अच्छा यूज है। एज अमूमन सभी लोग कार्बोनेटिव का यूज करते हैं और इसको लेने के बाद जब आपकी गैस पास हो जाती है, रिलीज हो जाती है, तो बहुत अच्छा आपको फीलिंग महसूस होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी गैस प्रॉपर एक्सपेल आउट होती रहेगी, फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आपका जो डाइजेशन है पूरा बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फीलिंग वेलबींग। डाइमिथाइल पॉलीसिलोक्सेन, दीज आर सिलिकॉन डेरिवेटिव। ठीक है, जो आपकी डाइमिथाइल पॉलीसिलोक्सेन है वो क्या है, सिलिकॉन डेरिवेटिव है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव फ्लैटुलेंस एंड एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स। पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब होता है जब भी किसी पर्सन की स्पेशली सर्जरी हुई होती है, और स्पेशली किसकी सर्जरी होती है, एब्डोमिनल रीजन की, तो उसके बाद पेशेंट को दिक्कतें आना चालू हो जाती है, फ्लैटुलेंस, पेट फूलना, भूख न लगना, एसिडिटी बनना ना, तो ऐसी दिक्कतों को रिजॉल्व करने के लिए ड्रग यूज करते हैं। अब जो इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी है बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, इट इज डीफॉर्मिंग एजेंट। ठीक है, तो डाइमिथाइल पॉलीसिलोक्सेन क्या करता है, ये डीफॉर्मिंग एजेंट है। फॉर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है, जब फॉर्म नहीं बनेंगे तो बहुत ज़्यादा गैस नहीं बनती, वहाँ पे एक्स्ट्रा गैस प्रोड्यूस नहीं होती है, तो इसलिए इसका डीफॉर्मिंग एजेंट बहुत अच्छा माना गया है ना। नेक्स्ट आपका है जो बहुत अच्छा एक मार्केट में कॉम्बिनेशन आता है इसका, सिमिथिकॉन डाइमिथाइल पॉलीक्सेन, डाइमिथाइल पॉलीसिलोक्सेन एंड सिलिका जेल्तीन का कॉम्बिनेशन आता है, जो कि हम क्रोनिक फ्लैटुलेंस, जीआईटी रिलेटेड दिक्कतों में बहुत ज़्यादा इसका यूज करते हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम इन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू।